गुड मॉर्निंग। आज हम रोमनस्क कला के बारे में चर्चा करेंगे। इटली में 15वीं शती में रेनेसा का आरंभ माना जाता है, पर वास्तव में फ्रांस में 11वीं शती में ही रेनेसा का आरंभ हो गया था। 6ठी से 10वीं शती तक पश्चिमी शैली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्राचीन और नष्ट सभ्यता का आधार लेकर ईसाई धर्म की शिक्षा से बर्बर लोगों ने अपने जातिगत अलंकरणों के योग से ही बाइजेंटाइन कला का निर्माण किया था, पर वे शैली तत्व को न समझ सके। 11वीं शती में सहसा परिवर्तन हुआ। भवनों में एकता और व्यवस्था आई। भवनों के प्रमुख स्थानों में अलंकरण हुए और रिलीफ का काम पुनः आरंभ हुआ। प्रकृति का विश्लेषण करके नियम बनाए गए। प्रायः प्राचीन पैगन मिथक, ईसाई दृश्यों, यूनानी कथानकों आदि के साथ बर्बरों के अलंकरणों, बाइजेंटाइन, सासानी, असुर तथा सुमेरियन पशु आकृतियों एवं प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम, पुरातन और नवीन का समन्वय हुआ। वास्तुकला की शैली में रोमन प्रवृत्तियों के स्थान पर नवीन प्रयोग किए गए, जिनसे गॉथिक शैली का विकास हुआ। दोनों के मध्य के संक्रमण काल की कला, जिसमें गोल मेहराबों का प्रयोग रोमन स्थापत्य की भांति ही हुआ था, रोमनस्क शैली कहा जाता है। इस शैली के भवनों के निर्माण के साथ साथ इस युग में जो चित्र शैली प्रचलित हुई, उसे रोमनस्क चित्र शैली कहा जाता है। रोमनस्क कला प्रधानतः 11वीं तथा 12वीं शती में फली फूली, किंतु कुछ क्षेत्रों में यह 13वीं शती में भी चलती रही। यह कला प्रायः किसी अनिवार्य उपयोग को ध्यान में रखकर विकसित की गई थी। यह प्रवृत्ति आगे चलकर गॉथिक कला में और भी बलवती हो गई। इस कला का स्वरूप बहुत अधिक विभिन्नताएं लिए हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय अभिप्रायों के समावेश से इसमें पर्याप्त समृद्धि भी हुई है। 10वीं शती के अंत में जब नार्मन तथा मैग्यार आक्रांताओं के आक्रमण बंद हो गए, तो समस्त यूरोप में कलाओं का पुनरुत्थान आरंभ हुआ। शांति और समृद्धि के इस युग में धर्म का प्रभाव बढ़ा और इटली, फ्रांस, फ्लांडर्स आदि देशों में अनेक नवीन भवनों, मुख्यतः गिरजाघरों का निर्माण हुआ। इनमें विशाल प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत किया गया। इस कला पर रोमन, कैरोलिंजियन तथा ओटोनियन पृष्ठभूमि के साथ पूर्वी, ग्राम्य एवं मुस्लिम प्रभाव भी पड़े। रोमनस्क कला धार्मिक, सैद्धांतिक एवं नैतिक शिक्षाओं से युक्त है। इसमें प्रस्तुत दृश्यों में प्रतीक अर्थ भी छिपा रहता है। प्रायः विचित्र प्रकार के रहस्यात्मक पशु, पक्षी एवं वनस्पतियों के प्रत्येक देश में प्रचलित रूपों तथा अर्थों का समावेश करके इस कला को व्यापकता प्रदान की गई है। रोमनस्क प्रतिमाएं भवनों की अलंकरण के साथ साथ अभिन्न अंग भी हैं। अनेक स्तंभों आदि को प्रतिमाओं का बाहरी रूप देकर उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया गया है। रोमनस्क प्रतिमाओं तथा चित्रों में मानव का ईश्वर एवं ईश्वरीय सृष्टि से जो संबंध दिखाया गया है, उसे यूरोपीय प्राचीन परंपराओं के आधार पर समझने की चेष्टा की गई है। भव्य कल्पना, साधनों की विविधता और अभिव्यंजना की श्रेष्ठता इस कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। शक्ति और प्रभावशालिता होते हुए भी इसमें बहुत सरलता है। रहस्यों से परिपूर्ण इस कला का सृजन धार्मिक चिंतन के लक्ष्य से हुआ है। इसकी चरम परिणति आगे चलकर गॉथिक शैली में हुई। 11वीं व 12वीं शती का समय यूरोप में वास्तुकला के महान निर्माण का युग था। दुर्ग, गिरजाघर व मठ सभी स्थानों पर बहुतायत से बने। रोमनस्क कालीन कला का परिचय मुख्यतः गिरजाघरों द्वारा ही मिलता है। रोमनस्क कला मूर्तिकला के पुनरुत्थान की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। 11वीं शती के अंत में लगभग 600 वर्षों के उपरांत मूर्तिकला पुनः जीवित हुई, जिसमें मानव आकृतियों का पुनः प्रयोग होने लगा। रोमनस्क भित्ति चित्रण। यूरोप में भित्ति चित्रण की सर्वाधिक चर्चित विधि फ्रेस्को कही जाती है।
इसकी पद्धति पुनरुत्थान युग में विशेष विकसित हुई थी और आज इससे उसी पद्धति का अर्थ लिया जाता है जिसमें चित्र पूर्ण होने तक दीवार को निरंतर गीला रखा जाता था। किंतु फ्रांस की रोमनस्क भित्तियों पर संपूर्ण कार्य फ्रेस्को पद्धति में ही नहीं हुआ है। बाइजेंटाइन युग में ही भित्ति चित्रण की एक सूखी प्रणाली चली आ रही थी। पश्चिमी फ्रांस के अनेक चित्र जो बहुत अधिक रोमनस्क माने जाते हैं, सूखी विधि से ही बने हैं। ये जल रंगों के भित्ति चित्रों की भांति ही डिस्टेम्पर द्वारा स्पष्ट टोन के पतले रंग के चौड़े तुलिका आघातों में बनाए गए हैं। यह रंग थोड़ा बहुत प्लास्टर में अंदर भी गए हैं। जहाँ पूरी तरह सूखे धरातल पर काम हुआ है वहाँ का रंग उखड़ गया है, जैसे चित्रित आँखों की पुतलियों में। इनका रंग उखड़ने से चित्रों में अंधेपन का प्रभाव आ गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि डिस्टेम्पर का प्रयोग भी किंचित गीली दीवार पर हुआ है। इसे शीघ्रता वाला फ्रेस्को, रैपिड फ्रेस्को कह सकते हैं। इन भित्ति चित्रों में दूरी का भ्रम नहीं है। सभी आकृतियां तथा पृष्ठभूमि एक ही तल पर स्थित हैं और चित्र की एकता को सुरक्षित रखा गया है। फिर भी रंगों का वितरण ताश के पत्तों की भांति नहीं है। सुंदर, सपाट और मधुर रंग आकृतियों के विभिन्न भागों में इस प्रकार फैलाए गए हैं जो विभिन्न बलों की शोभा प्रस्तुत करते हैं। आगे चलकर रिलीफ का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हल्के रंग के निकट ही गहरा रंग लगाया गया है। आकृतियों की रचना और उद्भावना में रोमनस्क कलाकार पर कोई दबाव नहीं था। रूपों की गति और क्रियाशीलता में स्वाभाविकता का समावेश हुआ। पहले जहां आकृतियां सीधी खड़ी बनती थी, वहां अब वे प्रायः मुड़े हुए घुटनों सहित बनने लगीं। इस वीडियो में हम रोमनस्क कला के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्रों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।